अफ्रीका के तटीय इलाके में एक गैर कानूनी मछली पकड़ने वाला जहाज एक शार्क को पकड़ने वाला है। एक हथियार का इस्तेमाल कर दो नाविक कायो और रुकी उस बेचारे जानवर को मार देते हैं। वो उसकी फिन निकालते हैं और बाकी शरीर को समंदर के बीच में फेंक देते हैं। इसके बाद नाविक उन फिन्स के साथ फोटो खींचते हैं जो उन्होंने इकट्ठा की। तभी उन्हें रेडियो पर एक आपातकालीन कॉल आता है। संदेश के साथ एक फ्लेयर दिखता है जो आसपास के सारे जहाजों को तुरंत बंदरगाह लौटने को कहता है। कायो सोचता है कि वापस जाना बेहतर है। उसे डर है कि कोस्ट गार्ड उन्हें पकड़ लेगी, लेकिन रूकी अपनी शिकार की खोज छोड़ना नहीं चाहता। अचानक जहाज हिलने लगता है और इसके साथ 5 शार्क का झुंड दिखाई देता है। वो एक साथ तैरते हुए जहाज की ओर बढ़ते हैं और जहाज के ढांचे से टकराते हैं, जिससे दोनों नाविक पानी में गिर जाते हैं। कायो पहला शिकार बनता है। समुद्री शिकारी उसकी टांगें खा जाते हैं और उसे समंदर की तलहटी में खींच लेते हैं। बेचैन होकर रुकी जहाज तक तैरने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी पकड़ा जाता है। शार्क उसके हाथ पैर नोच लेती है। पास ही एक छोटी नाव जिसे पूर्व मरीन ट्रेंट स्लेटर चला रहा है, उस जहाज को ढूंढता है, लेकिन नाविकों का कहीं नामो निशान नहीं। जल्द ही शार्क का झुंड फिर हमला करता है, लेकिन ट्रेंट एक साउंड वेव ट्रांसमीटर का इस्तेमाल करता है, जिससे शिकारी पीछे हट जाते हैं। दूर एक यूनिवर्सिटी में डॉक्टर मिस्टी अपनी प्रस्तुति देती है। वो छात्रों को गैर कानूनी शार्क शिकार के बारे में जागरूक करती है। वो एक वीडियो दिखाती है जिसमें वो शार्क के साथ तैर रही है। ये साबित करती है कि अगर उन्हें उकसाया न जाए तो वो शांत प्राणी हैं। लेकिन एक प्रजाति बुल शार्क से वो दूरी रखने की सलाह देती है। इसे ग्रेट व्हाइट से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। प्रस्तुति के अंत में डुरांट फार्मास्यूटिकल्स का प्रतिनिधि ग्रेग बर्न्स डॉक्टर मिस्टी से मिलता है। वो कहता है कि उसका मालिक मिस्टी की सेवाएं लेना चाहता है और अग्रिम भुगतान के तौर पर वो $50,000 का चेक देता है। हालांकि मिस्टी को प्रस्ताव संदिग्ध लगता है, वो इसे स्वीकार करती है क्योंकि उसे अपनी शार्क संरक्षण मुहिम के लिए पैसों की जरूरत है। इधर ट्रेंट अपनी बेस पर लौटता है और अपने साथी एल्डर से सवाल करता है, क्योंकि उसने समंदर के बीच में बुल शार्क का झुंड खुला देखा। एल्डर कहता है कि यह नामुमकिन है क्योंकि कैमरे दिखाते हैं कि शार्क बेस के अंदर है, जो बिजली की बाढ़ से सुरक्षित है। लेकिन जब वो गौर से देखते हैं तो दोनों को बाढ़ के नीचे एक खुला हिस्सा दिखता है। यह बताता है कि शार्क ने भागने का रास्ता ढूंढ लिया। अगले दिन मिस्टी बंदरगाह पर जाती है। वहां वो ग्रेग से मिलती है। साथ में डेनियल एक न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट और लेस्ली एक न्यूरोबायोलॉजिस्ट भी हैं। उन्हें भी सलाहकार के तौर पर रखा गया है, लेकिन वो दोनों बताते हैं कि उन्हें काम का पता नहीं। इससे मिस्टी का शक और बढ़ता है, लेकिन ग्रेग सबको नाव पर बुलाता है जो उन्हें डुरांट फार्मास्यूटिकल्स के गुप्त बेस पर ले जाएगी। वहां पहुंचने पर मिस्टी ट्रेंट से मिलती है। उसने ग्राफाइट हुप से बिजली की बाढ़ की वोल्टेज को और मजबूत किया है। डॉक्टर पूछती है कि क्यों। ट्रेंट जवाब देता है कि गिनी पिग्स को बेस में कैद रखने के लिए। फिर वो डॉक्टर को किनारे का शीशा दिखाता है जिसमें बुल शार्क की प्रजाति को कैद में देखा जाता है। जल्द ही इस ऑपरेशन का मालिक कार्लोस डुरांट सलाहकारों से मिलता है, लेकिन डॉक्टर मिस्टी को जो दिखता है वो उसे पसंद नहीं। वो जवाब मांगती है। वो कहती है कि इतनी आक्रामक प्रजाति को गिनी पिग की तरह इस्तेमाल करना खतरनाक है, लेकिन कार्लोस भरोसा दिलाता है कि उसका सुरक्षा सिस्टम अचूक है। कार्लोस फिर एक प्रदर्शन करने का फैसला करता है। वो सबको छत पर ले जाता है जहां एल्डर उनका इंतजार कर रहा है। नौजवान प्रस्तुति शुरू करने वाला होता है, तभी कार्लोस उसे अचानक पानी में धक्का दे देता है। तीनों सलाहकार घबरा जाते हैं। वो एल्डर को वापस तैरने को कहते हैं, लेकिन वो बेचैन हो जाता है, जिससे मिस्टी को उसे बचाने के लिए पानी में कूदना पड़ता है। वो उस तक पहुंचती है, लेकिन जल्द ही उन्हें 5 फिन्स उनकी ओर आते दिखते हैं। मिस्टी पूरी कोशिश करती है वापस तैरने की, और ठीक जब शार्क उन्हें खाने वाली होती है, ट्रेंट अपना साउंड वेव डिवाइस चालू करता है। इसके कारण शिकारी पीछे हट जाते हैं और समूह मिस्टी और एल्डर को पानी से बाहर निकालता है। यह प्रदर्शन मिस्टी को और गुस्सा दिलाता है, लेकिन कार्लोस समझाता है कि उसने शार्क को वश में करने का तरीका बनाया है। इतना ही नहीं, उसने उन्हें एक साथ तैरना सिखाया है। वो डॉक्टर से धैर्य रखने को कहता है। सब जल्दी समझाया जाएगा। बाद में कार्लोस अपने कमरे में लौटता है। वो एक छोटा डिब्बा लेता है जिसमें लाल पदार्थ की शीशियां हैं। वो एक लेता है और वो तरल उसके शरीर में अनजानी प्रतिक्रिया करता है। तभी ग्रेग वहां आता है और अपने मालिक को बताता है कि शार्क बार्ड के नीचे खुला हिस्सा बनाकर भाग गए। ट्रेंट बताता है कि शार्क ने समंदर में नाविकों पर हमला किया। अगर ये बात फैली तो पूरा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन कार्लोस इस खबर से खुश है। सब कुछ बताता है कि उसका प्रयोग योजना के मुताबिक चल रहा है। फिर पता चलता है
कि कंपनी के मालिक ने एक रासायनिक यौगिक बनाया है जो शार्क को और बुद्धिमान बना सकता है। कार्लोस ये भी बताता है कि जब उसका प्रयोग खत्म होगा, शार्क को खत्म करना होगा ताकि उसके शोध का कोई निशान न रहे। उसे नहीं पता कि जब वो बर्न्स से ये बात कर रहा था, एक शार्क खिड़की से बातचीत देख रही थी। वो उसके होंठों की हलचल से सब समझ रही थी। कुछ घंटों बाद कार्लोस सलाहकारों को बुलाता है अपने प्रयोग के बारे में सब बताने के लिए। वो कहता है कि प्रोजेक्ट एक नाजुक मोड़ पर है और उसे तीनों की विशेषज्ञता चाहिए। लेस्ली और डेनियल के लिए उनकी न्यूरोसाइंस की जानकारी जरूरी है, एक ऐसा यौगिक बनाने के लिए जो किसी जीव की बुद्धि बढ़ा सके। लेस्ली जवाब देती है कि वो सिर्फ उत्तेजक पदार्थों के विकास से वाकिफ हैं जो मौजूदा दिमागी क्षमता को मजबूत करते हैं। लेकिन कार्लोस दावा करता है कि उसने शार्क कोशिकाओं से दिमाग की जेनेटिक संरचना बदलने वाला यौगिक बनाया है। वो फिर अपनी बात साबित करने के लिए प्रदर्शन करता है। वो ट्रेंट से बेला नाम की शार्क पर यौगिक इस्तेमाल करने को कहता है। फिर वो टीम को जानवर को बेस के अंदर टैंक में ले जाने को कहता है ताकि सलाहकारों को उसकी जीवन संकेत दिखाए। आखिर में कार्लोस दिखाता है कि ये प्रक्रिया जानवरों के लिए हानि रहित है। नतीजे बताते हैं कि शार्क और बुद्धिमान हो रहे हैं। अगर प्रयोग अच्छा रहा तो जल्द ही वो इंसानों पर टेस्ट कर सकेंगे। मकसद एक ऐसा यौगिक बनाना है जो इंसानी तर्क शक्ति को तेजी से बढ़ाए और इंसान को दुनिया की सबसे बड़ी प्रजाति बनाए रखे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ने से कार्लोस को डर है कि इंसान पुराना पड़ जाएगा। अगर कुछ नहीं किया तो जल्द ही उनकी जगह ले ली जाएगी। सारी बातों के बाद मिस्टी को यकीन नहीं होता। वो कहती है कि कार्लोस को बस भगवान होने का घमंड है। वो खुद को इंसानियत का तारणहार समझता है। जवाब में वो कहता है कि जब उसका प्रोजेक्ट पूरा होगा, हर इंसान को भगवान बनने का मौका मिलेगा। कार्लोस के घमंड से परेशान मिस्टी उसके कर्मचारी जॉश से बात करती है। वो यौगिक के शार्क पर असर पूछती है। जॉश बताता है कि शुरू से ही शिकारी न सिर्फ ज्यादा बुद्धिमान हुए बल्कि उनकी इंद्रियां, खासकर आंखें, और तेज हुईं। वो ये भी बताता है कि उसका मालिक खुद भी यौगिक लेना शुरू कर चुका है ताकि इसके असर को महसूस कर सके। मिस्टी इसे पागलपन समझती है। वो कार्लोस से सवाल करने जाती है, पूछती है कि उसे इस प्रोजेक्ट में क्यों बुलाया गया। वो जवाब देता है कि यौगिक में सुधार के बावजूद बेला अजीब व्यवहार कर रही है और इसका उसकी बड़ी बुद्धि से कोई लेना देना नहीं। वो मिस्टी से इसकी वजह बताने की उम्मीद करता है। बिना ज्यादा सोचे मिस्टी अंदाजा लगाती है कि बेला गर्भवती है। जॉश को यकीन नहीं क्योंकि वो हर हफ्ते खून की जांच करते हैं, लेकिन मिस्टी को शक है कि यौगिक ने खून के परिणामों में दखल दिया। इसके अलावा एक और समस्या आती है। बिना किसी वजह एक नाव अपने आप चलने लगती है और बिजली के जनरेटर से टकराती है। उसी वक्त कई बैरल गिर जाते हैं और ईंधन पानी में बहने लगता है। बिजली का सिस्टम खराब होने से ट्रेंट जनरेटर जांचने दौड़ता है। उसे डर है कि यह सब किसी शार्क की वजह से हुआ। इधर जॉश टैंक में जाता है, ये पक्का करने कि बेला सचमुच गर्भवती है। वो एक सहारा लगाता है ताकि उसका मुंह खुला रहे। फिर वो शार्क को बेहोश छोड़कर उसके गले से नमूना लेने के लिए हाथ डालता है, लेकिन ठीक जब वो कामयाब होने वाला होता है, बेला की आंख हिलने लगती है। जॉश तेजी से हाथ निकाल लेता है। कुछ सेकंड पहले बेला अपने दांतों से उसका हाथ लगभग काट लेती। मिस्टी उसे पानी से बाहर निकालती है और शार्क, जो अभी भी बेहोश थी, को टैंक में डाला जाता है। उसी पल जनरेटर की चिंगारियों से पानी में बहे ईंधन में आग लग जाती है। इससे विस्फोट होता है और पूरा बिजली सिस्टम ठप हो जाता है। विस्फोट का झटका पूरे बेस को हिलाता है। दीवारों में दरारें पड़ती हैं और बिजली की बाढ़ की बिजली बंद हो जाती है। नतीजतन शार्क बेस के आसपास आजादी से तैरने लगते हैं। अपनी बढ़ी बुद्धि की वजह से वो कैमरों की ओर बढ़ते हैं और उन्हें तोड़ देते हैं। दूसरे कमरे में ग्रेग बाकी टीम को ढूंढने की जल्दी करता है, पूछता है कि क्या हो रहा है, लेकिन गलियारे की दीवारें रिसने लगती हैं और जब एक शार्क बेस से टकराता है, पानी जगह जगह फैल जाता है। टैंक में एल्डर बिजली सिस्टम को फिर चालू करने की कोशिश करता है। वो जांचता है कि कौन से गलियारे खराब हुए। उसे पूर्वी गलियारे में रिसाव मिलता है। मिस्टी खिड़की से बांट देखकर इसकी पुष्टि करती है। साथ में ग्रेग का शरीर बिना जान, चेहरा पहचान से बाहर। डरावने नजारे के बावजूद मिस्टी बाइट्स में अजीब पैटर्न देखती है। उसे यकीन नहीं कि ये साधारण बुल शार्क के हैं। उसे शक है कि ग्रेग पर बेला के समय से पहले जन्मे बच्चों ने हमला किया। यौगिक की वजह से ये साधारण बच्चे नहीं, बल्कि पिरान्हा की तरह और खतरनाक हैं। गलियारों में बाढ़ आने से समूह की एकमात्र उम्मीद बेस की छत तक पहुंचना है, लेकिन ट्रेंट चेतावनी देता है कि शार्क ने जगह को घेर लिया है। शार्क की जानकारी की वजह से मिस्टी मानती है कि वो सिर्फ भागना नहीं चाहते,
बल्कि प्रयोग करने वालों से बदला लेना चाहते हैं। ये हालात को और बेचैन करता है। सब कार्लोस से खुद को बचाने का रास्ता मांगते हैं। बेस का मालिक सुझाव देता है कि टैंक के अंदर थ्रस्टर उड़ाकर छत तक जाए और कोस्ट गार्ड को मदद के लिए फोन करें। मिस्टी तुरंत ये करने को तैयार होती है, लेकिन ट्रेंट मना करता है क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। वो कहता है कि उसे जाना चाहिए क्योंकि वो बेस को बेहतर जानता है। दोनों की बहस के बीच ट्रेंट का दाहिना हाथ माइक तेजी से टैंक में जाता है और थ्रस्टर शुरू करता है। बचे लोग उसे किनारे की खिड़की से तैरते देखते हैं, लेकिन आधे रास्ते में एक शार्क माइक पर हमला करता है और वो बेहोश हो जाता है। सब घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि उसकी सांस खत्म हो जाएगी, लेकिन कुछ सेकंड बाद ट्रेंट अपने दोस्त के पास तैरता है और उसे टैंक में वापस लाता है। वहां मिस्टी माइक को दिल की मालिश देती है जब तक वो होश में नहीं आता। माइक सबका शुक्रिया अदा करता है और टैंक से बाकी सामान लेने जाता है, लेकिन बेला उसे हैरान करती है। वो पानी से उछलती है और उसके सिर को खा जाती है। इस नजारे के सामने डॉक्टर मिस्टी कहती है कि सारे प्राणियों को खत्म करना होगा क्योंकि ये साधारण शार्क नहीं बल्कि लैब में बने राक्षस हैं। कार्लोस मना करता है, लेकिन बातचीत जल्दी रुक जाती है जब बेस ढहने लगता है। दबाव बढ़ने से पानी पूरी जगह में घुसता है, सबको धक्का देता है और गलियारों में अलग कर देता है। ट्रेंट और मिस्टी एक गलियारे में फंस जाते हैं। काफी मेहनत से वो दरवाजा बंद करते हैं ताकि जगह और न भरे। इसके बाद वो निकास की तलाश में जाते हैं, जबकि डेनियल लेस्ली को ढूंढता है जो दूसरे गलियारे में बेहोश है। जॉश और एल्डर भी जिंदा हैं। वो शयन कक्षों की ओर जाते हैं क्योंकि वो उस गलियारे से दूर हैं जहां शार्क के बच्चे दिखे। आखिर में कार्लोस अकेले बेस में चलता है और यौगिक की एक और खुराक लेता है, उम्मीद में कि इसका असर उसे इस हालात से बचाएगा। कुछ सेकंड बाद कार्लोस ट्रेंट और मिस्टी से मिलता है। वो बताता है कि फिल्टर रूम से निकलने का रास्ता है। उनकी एकमात्र उम्मीद यही रास्ता लेना है, कोस्ट गार्ड से मदद मांगना और फिर बाकी बचे लोगों को ढूंढना। तीनों योजना का पालन करते हैं। पास ही डेनियल अपनी पत्नी लेस्ली की तलाश जारी रखता है। अचानक वो पानी को हिलता देखता है और बेला के बच्चों को अपनी ओर बढ़ते पाता है। खुशकिस्मती से वो एक लोहे की रॉड पकड़ लेता है और छत पर टिक जाता है। बच्चे पानी से उछलकर उसे खाने की कोशिश करते हैं। कुछ सेकंड बाद छोटे शार्क हार मान लेते हैं। डेनियल पानी में कूदता है, लेस्ली की तलाश जारी रखता है। असल में बच्चे शयन कक्षों की ओर बढ़ते हैं जहां एल्डर और जॉश छुपने की कोशिश कर रहे हैं। शार्क के आने की आवाज सुन एल्डर तेजी से एक बिस्तर पर चढ़ जाता है, जबकि जॉश बाथरूम में भागता है और शीशे के केबिन में खुद को बंद कर लेता है। उसकी बदकिस्मती दीवार में एक और छेद बन जाता है जिससे जगह और बाढ़ में डूब जाती है। कुछ ही सेकंड में केबिन पानी से भर जाता है। इससे शार्क के बच्चे अंदर घुस जाते हैं और जॉश को खाने लगते हैं। एल्डर अपने दोस्त की मदद करना चाहता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। मिस्टी के पास वो फिल्टर रूम की तलाश में जाती है। जब उसे डेनियल की चीखें सुनाई देती हैं, वो उसकी ओर दौड़ती है। कार्लोस मौका लेता है। वो ट्रेंट के साथ रूम में घुसता है और हैंडल तोड़ देता है। दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। ये देख ट्रेंट गुस्से में है, लेकिन कार्लोस का इरादा मिस्टी को जिंदा नहीं छोड़ना, वरना वो सारा प्रयोग अधिकारियों को बता देगी। जवाब में ट्रेंट उस पागल आदमी के चेहरे पर मुक्का मारता है और मिस्टी के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं। वो खिड़की से डॉक्टर से बात करता है, उसे इंतजार करने को कहता है। वो कोस्ट गार्ड से बात करने के बाद उसे लेने आएगा। दोनों अलग हो जाते हैं। मिस्टी बाकी बचे लोगों की तलाश में निकलती है। उनमें से एक, डेनियल, आखिरकार लेस्ली को ढूंढता है, लेकिन वो दूसरे गलियारे में है और उसे सुन नहीं पाती। वो अपनी पत्नी को पुकारता है। जब लेस्ली उसे ढूंढ लेती है, उनके आसपास का पानी हिलने लगता है। डेनियल समझ जाता है कि इसका मतलब क्या है। वो बेचैन होकर लेस्ली को जल्दी बाहर निकलने को कहता है। वो युवती उसकी ओर दौड़ती है, लेकिन गलियारे का दरवाजा जाम है और लेस्ली को शार्क के बच्चे खींच लेते हैं और उसे खा जाते हैं। बेस के बाहर ट्रेंट छत पर पहुंचता है और कोस्ट गार्ड से तुरंत बचाव की मांग करता है। उन्हें जल्दी करनी होगी क्योंकि जगह और बाढ़ में डूब रही है और बेला के बच्चे अपने शिकार की तलाश में हैं। वो एल्डर से टकराते हैं, लेकिन पहले की तरह उसके सामने पानी हिलने लगता है और वो गद्दे से गिर जाता है। खुशकिस्मती से एल्डर तेजी से तैरकर बच्चों से बच निकलता है और दूसरे गलियारे में पहुंचता है जहां वो डैनियल से मिलता है। अपनी पत्नी के नुकसान से परेशान डैनियल को अब भागने की परवाह नहीं, लेकिन एल्डर कहता है कि उसे उसकी मदद चाहिए क्योंकि वो अकेले नहीं बच सकता। बहुत जिद के बाद डैनियल मान जाता है और दोनों निकास की तलाश में साथ निकलते हैं। इसी बीच मिस्टी भी बचे लोगों को ढूंढ रही है। उसे एक कमरा मिलता है
जिसमें कई उपकरण हैं। उनमें से वो एक ब्लो टॉर्च उठाती है और इसका इस्तेमाल फिल्टर रूम के ताले को हटाने के लिए करती है। थोड़ी देर बाद एल्डर और डेनियल उसे ढूंढते हैं और राहत पाते हैं कि कोई तो बचा है। बदकिस्मती से लेस्ली और जॉश इतने भाग्यशाली नहीं, लेकिन उन्हें आगे बढ़ना है और छत के निकास की ओर जाना है। मिस्टी फिर डेनियल और एल्डर को आगे जाने को कहती है जब उसे शार्क के बच्चों के आने की आवाज सुनाई देती है। डॉक्टर उन्हें दरवाजा बंद करने को कहती है और वो पीछे रहकर उन प्राणियों को खत्म करने की कोशिश करती है। ब्लो टॉर्च को पानी में लहराती है। जैसा सोचा, उसे एहसास होता है कि ये अच्छा विचार नहीं था। कुछ बच्चे उस कमरे में घुस जाते हैं। उसी वक्त एल्डर और डेनियल निकास की सीढ़ी चढ़ते हैं, लेकिन कमरा फिर से बाढ़ में डूबने लगता है और जल्द ही बच्चे उन्हें पकड़ लेंगे। बेस के बाहर ट्रेंट कोस्ट गार्ड का इंतजार कर रहा है, लेकिन बचे लोगों को लेने जाने से पहले वो कार्लोस से चाबी मांगता है। कार्लोस मना करता है क्योंकि वो अपने जीवन के काम को खत्म नहीं करना चाहता, लेकिन ट्रेंट कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और उसे चाबी देने को मजबूर करता है। चाबी लेते ही वो मिस्टी को बचाने निकलता है। तभी उसे हवा की नली में एल्डर की आवाज सुनाई देती है। ट्रेंट तुरंत रेलिंग हटाता है और अपने दोस्त को सुरक्षित खींच लेता है। लेकिन जब डैनियल की बारी आती है, उन्हें पता चलता है कि शार्क के बच्चे पहले उस तक पहुंच गए। दोनों को डेनियल का शरीर छोड़ना पड़ता है और हवा की नली बंद करनी पड़ती है। एक और नुकसान के बाद मिस्टी के जिंदा होने की उम्मीद कम है, लेकिन डॉक्टर टैंक के रास्ते बेस से बच निकलती है और निकास की ओर तैरती है। जैसे ही वो छत के पास पहुंचती है, तभी उसके पीछे एक बड़ा फिन दिखाई देता है। डॉक्टर तेजी से तैरने की कोशिश करती है और खुशकिस्मती से एल्डर और ट्रेंट की मदद से वो समय पर पानी से बाहर निकलती है। वो देखती है कि डेनियल वहां नहीं और इसका मतलब समझकर मिस्टी कार्लोस पर सारा इल्जाम लगाती है। उसकी महत्वाकांक्षा की वजह से ये सब हुआ। उनकी बहस तब रुकती है जब कोस्ट गार्ड का ड्रोन जगह के ऊपर उड़ने लगता है। ड्रोन को आपातकालीन कॉल की पुष्टि के लिए भेजा गया है। एल्डर और मिस्टी मदद के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन ड्रोन कॉल भेज पाए उससे पहले एक शार्क पानी से उछलकर उसे निगल लेती है। हालात और खराब हो जाते हैं। बेस में बाढ़ बढ़ती जा रही है और जल्द ही वो समंदर में डूब जाएगा। बचने की कोई उम्मीद नहीं दिखती, लेकिन ट्रेंट को दूर एक आपातकालीन नाव दिखती है। उन्हें बेस के पूरी तरह डूबने से पहले वहां पहुंचना होगा, लेकिन एल्डर मना करता है। वो फिर से पानी में नहीं जाना चाहता। मिस्टी उसे कोई विकल्प नहीं देती और उसे समंदर में धक्का दे देती है। खुद ट्रेंट और कार्लोस के साथ पानी में कूदती है। चारों तेजी से स्पीड बोट की ओर तैरते हैं, लेकिन एल्डर समंदर की तलहटी में खींच लिया जाता है। थोड़ी देर बाद बेला का फिन दिखाई देता है, लेकिन सबको हैरानी होती है जब वो ट्रेंट और मिस्टी को छोड़कर कार्लोस की तलाश में निकलती है। लेकिन कार्लोस पानी में जाता है और जोर से चीखता है। इससे बेला अपने निशाने से हट जाती है, लेकिन जल्द ही उसे गलती का एहसास होता है। बेला नीचे से आती है और एक उछाल में उसे हवा में उठाकर निगल लेती है। इस हमले के बाद ट्रेंट और मिस्टी नाव तक दौड़ते हैं और उसे शुरू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंजन काम नहीं करता। थोड़ी देर बाद बेला उनकी ओर बढ़ती है, एक ही वार में उन्हें खाने की तैयारी में। लगता है यही अंत है, लेकिन आखिरी सेकंड में ट्रेंट और मिस्टी नाव से फ्लेयर गन्स निकालते हैं और शार्क पर गोली चलाते हैं। वो पानी में गिरती है, लगता है बेजान। अब शिकारी से आजाद ट्रेंट मोटरबोट शुरू करता है और मिस्टी एल्डर को ढूंढने की कोशिश करती है। कुछ सेकंड बाद एल्डर जिंदा दिखता है। वो कहता है कि एक शार्क ने उसे पकड़ा था, लेकिन सिर्फ उसके जूते छीने और उसे छोड़ दिया। आखिरकार तीनों बच निकलते हैं, लेकिन मिस्टी चेतावनी देती है कि बाकी शार्क को जिंदा नहीं छोड़ सकते। ट्रेंट सहमत होता है और कार्लोस से ली चाबी दिखाता है, साथ में स्पीड बोट में रखा एक विस्फोटक तंत्र। कार्लोस ने इसे सुरक्षा के लिए बनाया था, अगर उसका प्रयोग उजागर हो जाए। ट्रेंट बटन दबाता है और पूरा बेस उड़ा देता है। तीनों सोचते हैं कि सारे शार्क खत्म हो गए। 3 हफ्ते बाद एक समुद्र तट पर एक युवा जोड़ा सर्फ बोर्ड पर लहरें पकड़ने जाता है, लेकिन उन्हें कठिन तरीके से पता चलता है कि बेला और उसके बच्चे विस्फोट से बच गए और अब समंदर में आजाद हैं, जो भी मिले उसे खाने को तैयार। अगर आपको ये रिकैप देखकर मजा आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्यारे लोगों के साथ शेयर करें और अपने पसंदीदा चैनल मूवीटेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि और शानदार रिकैप्स देख सकें।